नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस की बेंच के साथ बैठते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। मतलब जो पीछे की बेंचें सुन रही थीं और उन बेंचों में फ्रीवीज का मामला तो कांग्रेस ने शुरू किया था। शुरू से कांग्रेस का जीतने का देश भर में एक ही मंत्र था, आदमी को गरीब करो और फिर उसको फ्रीवीज ट्रांसफर करो, उसकी बिजली माफ कर दो, कभी उसका कर्जा माफ कर दो, कभी उसका बीज का पैसा माफ कर दो और ये करके वोट ले लो और कर्जा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करो। ऐसा कभी नहीं किया गया कि वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने, व्यवसायी आत्मनिर्भर बने, मजदूर आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर अगर वो बनेगा तो आपसे कर्जे लेने की जरूरत क्या है। लेकिन कांग्रेस ने आजादी के बाद, ये बिल्कुल वही पैटर्न था जो उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो वही पैटर्न था जो कि उस समय अंग्रेज किया करता था। अंग्रेज ने हमारी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदल दिया। उसने क्या किया, गांव पूरा सामूहिक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर करके, तमाम तरह की जाति व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर करके काम चलाया जाता था। यानी कि अगर फसल होगी तो पूरे गांव में बटेगी, जितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं, जितने जो होते हैं सब बटेगी और वो सब अपने अपने घरों में खाना बनाएंगे। उससे पहले जो व्यवस्था चलती थी वो सामूहिक व्यवस्था थी, सामूहिक चूल्हा जलता था, पूरा गांव मिलकर बनाता था और पूरा गांव मिलकर खाता था। लेकिन बाद में वो परिवार अलग हुए तो फिर ये होने लगा कि फसल सब लोग मिलकर काटेंगे, सब लोग मिलकर बोएंगे और सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा अपना खर्चा निकालेंगे, जो मतलब खाने पीने की साल भर की जुगाड़ लगाई जाएगी। उसके एवज में वो दूसरों के कोई कपड़े सिलेगा, तो कोई जूता बनाएगा, तो कोई वहां कपड़े धोएगा, तो कोई सुनार का काम करेगा, कोई लोहार का काम करेगा, कोई लकड़ी का काम करेगा और तमाम तरह के आर्टिसंस होंगे, वो काम करेंगे। अंग्रेजी व्यवस्था ने उन सबको भंग किया, भंग करके खेत जमींदार को दे दी, जमींदारी व्यवस्था वैसी कर दी और खेत जो जमींदार को दिया तो अपने ही खेत में हम कर्मचारी बन गए। और जो हमारे आर्टिसंस हुआ करते थे, यानी कि जो हमारे यहां कर्मचारी हुआ करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हमने करके रखा था, इसमें कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। उनको सबको फैक्ट्रियां लगाकर, वही काम फैक्ट्री लगाकर सामूहिक करना शुरू किया। हमारे खेत से हमारा ही अनाज लिया और हम ही से काम करवाया और हम ही को थोड़ा थोड़ा उसने दान करके दिया और कहा कि खाओ और मौज करो, अंग्रेज तुम्हारे ऊपर बड़ी दया कर रहा है। यही काम आजादी के बाद नेहरू जी ने भी शुरू रखा और उन्होंने भी जाति व्यवस्था को बाकायदा स्थापित किया। उस जाति व्यवस्था को स्थापित करके, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया। जाति व्यवस्था तो रही, लेकिन उनके ऊंच नीच की भावना जो अंग्रेजों ने तैयार की थी, बनाई थी, वही उन्होंने भी स्थापित कर दी। छुआछूत की भावना स्थापित कर दी, जातियां स्टैब्लिश कर दी, जाति व्यवस्था भारत में ठीक से लागू हो गई, रिजर्वेशन रिजर्वेशन तमाम तरह के टूल इस्तेमाल किए गए, जिसका परिणाम निकला कि देश गरीब होता चला गया, सरकार के पास धन आता चला गया और व्यक्ति नौकर होता चला गया, कंपनियों का नौकर होता चला गया, कर्मचारियों का नौकर होता चला गया, सरकारी व्यवस्था का नौकर होता चला गया और सरकार के साथ जिसने नौकरी करी, मतलब सरकार का जो नौकर था वो मालिक भी अपने आप को समझने लगा। ये व्यवस्था में फिर बाद में जब गरीबी आई तो वोट लेना का नंबर आता था तो गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, कभी प्यार लेकर घूमा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था और ऐसे उनको थोड़ा चटनी चटाकर वोट लिया जाता था। ये फ्रीबीज की व्यवस्था वहां से शुरू हुई। जब केजरीवाल सरकार में आए या केजरीवाल जब आए तो उन्होंने हाँ करना शुरू किया। किसी ने कहा भाई भाई मेरे छत पे लगा दो, बोले लगा देंगे। किसी ने कहा मेरे छत पर ये टंकी लगा दो, बोले लगा देंगे। बोले बिजली फ्री दे दोगे, बोले दे देंगे। बोले पानी फ्री दे दोगे, बोले दे देंगे। बोले कि वो राशन फ्री दे दोगे, बोले दे देंगे। केजरीवाल ने एक होड़ नई खड़ी कर दी और देश भर में उन्होंने बताना शुरू किया कि भैया देखो हम तो सब फ्री कर रहे हैं। दिल्ली गर्त में जाती चली गई, लेकिन केजरीवाल के इस टूल को उस समय बाकी सरकारों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि मुलायम सिंह पहले से लैपटॉप बांटकर ये कर चुके थे, टैबलेट बांटकर ये कर चुके थे, लेकिन ये टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। आमदनी बढ़ाने के कोई जरिया नहीं देखा गया और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। भाजपा की सरकार जब आई तो उसने कहा कि हम इस टूल से हट नहीं सकते, इस टूल के साथ ही चलना पड़ेगा क्योंकि सरकार बनाना अति आवश्यक है, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्य काम करेंगे। भाजपा सरकार जब आई, मोदी जी जब बैठे तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया, राज्यों में प्रतिस्पर्धा करवानी शुरू करी और राज्यों के सामने यह मजबूरी आ गई कि राज्य उन विषयों पर अब कंपटीशन करें।
आज की तारीख में उत्तर प्रदेश अपनी एक इकोनॉमिक सर्वे पेश कर रहा है। अलग अलग राज्य सब इस तरह का कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हमारा राज्य जब हम सत्ता में बैठे थे तब से लेकर कहां पहुंच गया, इकोनॉमिक पोजीशन कहां पहुंच गई, इन्फ्लेशन कहां पहुंच गया, लोगों की जो सुविधा है वो कहां पहुंच गई, हैप्पीनेस कहां पहुंच गया। ये नया कंपटीशन शुरू है। पहले कंपटीशन था कि कौन बीमारू राज्य है, कौन सा बीमारू राज्य केंद्र सरकार से क्या मांगेगा और केंद्र सरकार किस राज्य को क्या देगी, और कौन बहुत गरीब है जिसको केंद्र सरकार चटनी चटाएगी और उससे वोट लेगी। लेकिन ये फ्रीबीज का फार्मूला जो शुरू हुआ, लोगों के मुंह में जो खून लग गया, वो बहुत गलत हो गया। इस बात को लेकर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 जजेस की बेंच को हेड कर रहे थे और उन्होंने इस बात को बड़ी उससे उठाया। मामला था तमिलनाडु पावर कॉर्पोरेशन का, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाम ये। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कुछ करके कंपनी का नाम है, उसने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मुकदमा कर रखा, भाई पेमेंट नहीं कर रहे। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कानून था उसके तहत इलेक्ट्रिसिटी माफ कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम कर दिए, और ये जो बांट सकते थे सरकार बनाने के चक्कर में वो सब बांट दिया। अब कंपनी कह रही है पैसे लाओ तो पैसे नहीं देते, कंपनी लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में आकर वो कह रही है कि साहब पैसे दो हमारे, आपने फ्रीबीज का फॉर्मूला लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब वो चल रहा था मामला, तमिलनाडु की सरकार भी सामने खड़ी हुई थी, तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये कुछ दिनों से ये ट्रेंड चल गया है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप ये फ्रीबीज तभी क्यों बंटने का नंबर आता है जब चुनाव आता है। चुनाव के समय कैश ट्रांसफर कैसे होना शुरू हो जाता है, कैश ट्रांसफर करने के पीछे उद्देश्य क्या है? जो गरीब है, जो मजलूम है, जो परेशान है, जिसके पास धन नहीं है, जिसको अभी व्यवस्था की आवश्यकता, उसको दिया जाता है चिन्हित करके, उसका कोई फॉर्मूला बनाकर दिया जाता है, तो समझ में आता है कि भाई उसको आवश्यकता है, उसके घर में मरी पड़ी हुई है। लेकिन ये सार्वजनिक रूप से कि महिलाओं के नाम से, बच्चों के नाम से, किसानों के नाम से और बिजली के नाम से, पानी के नाम से, ये सब जो आप फ्री बांट रहे हैं, ये फ्रीबीज का परिणाम क्या निकलेगा? आप किसी को क्यों उसको गरीब बना रहे हैं? जो मैं लगातार कह रहा था फ्रीबीज के मामले में, उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा क्यों किसी को आप गरीब बना रहे हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार करते? आप ऐसा वातावरण क्यों नहीं बनाते कि वो भीख मांगना बंद कर दे, वो आपके फ्रीबीज के फॉर्मूले के चक्कर में ना फंसे, वो फ्रीबीज के लिए कभी तड़पे नहीं। उसको अगर आप स्वावलंबी बना देंगे तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पैसा आप फ्री में बांटते हो, सबको बांट देते हो, जिसके पास है उसको भी, जिसके पास नहीं है उसको भी, जिसको आवश्यकता है उसको भी, जिसको आवश्यकता नहीं है उसको भी, जो आप बांट कर ये सब शुरू करते हो, कैश ट्रांसफर करना शुरू करते हो, इसका परिणाम ये निकलता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाधा पैदा होती है, देश की जो सांस्कृतिक पहचान है वो खत्म होती है, देश को समृद्ध बनाना है वो समृद्धता खत्म होती है, देश को लायक काबिल बनाना है वो खत्म होती है। उन्होंने कहा ये कब खत्म होगा? मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से, या कुछ समय से ये ट्रेंड चल रहा है कि चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर, डीबीटी के नाम से ही भले ट्रांसफर हो रहा हो, डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भले ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन दे तो आप पैसे ही रहे हैं। ये किस आधार पर? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? इसका कोई आपके पास गणित है क्या? ये क्यों होता है? चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार को कहा कि तुम घाटे में चल रहे हो, राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, बजट, आप सैलरी देने के आपके पास पैसे नहीं है, आप कुछ काम कर नहीं पा रहे, लेकिन आप फ्री बांटने में बिल्कुल नंबर 1 है। आपका घाटे का बजट जा रहा है, उधार मांग कर फ्री बांट रहे हैं। यह विषय इसलिए और आता है क्योंकि तमिलनाडु और केरला में सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार हमारे बोरोइंग पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रही, क्योंकि केंद्र की सरकार ने कहा कि अगर आप किसी राज्य किसी से पैसा मांगता है तो पहले पुराने वाले का हिसाब बताए कि कितना कर्जा उस पर हो चुका है और उसकी रिकवरी का उसके पास साधन क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या उसके पास कोई साधन है रिकवरी का, क्या वो जो कर्जा ले रहा है उसका कोई औचित्य है, क्या वो जो कर्जा ले रहा है उसकी भरपाई का कोई उसके पास साधन है। अगर नहीं है तो और कर्जे की लिमिट बढ़ाने से क्या लाभ होगा? राज्य ये बताए कि उसके पास जो धन ले रहा है, जो लिमिट उसकी है, उसकी भरपाई कैसे करेगा और कितने हैं और क्या उसकी लिमिट होगी। इस बात को लेकर केरला सरकार, तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई थी और केरला सरकार ने उस समय यह कहा था कि भाई हम राज्य सरकार है, हम ऑटोनोमस बॉडी टाइप के हैं, हम राहुल गांधी वाली बात कि हम राज्यों से संघ बना है, राज्य की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, फाइनेंशियल जो उसकी
उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी पावर है, उसको केंद्र सरकार दबा रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, और इसलिए केंद्र को कोई भी राइट नहीं होगा कि केंद्र हमारे बोरिंग की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सके। तब केंद्र सरकार ने कहा कि भाई फाइनली तो देश के ही बजट से आता है, फाइनली तो देश का ही सारा धन है, अब आप ये तो बताना पड़ेगा ना कि कितना लाए, कहां से लाए और कहां ले जाओगे और क्या करोगे। राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था, हालांकि वो मामला अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि देखिए आपकी पावर अनलिमिटेड नहीं है कि आप कुछ भी कर्ज लेते घूमेंगे। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? आपके पास कोई व्यवस्था है क्या? आपके पास कोई स्ट्रक्चर है क्या? पहले स्ट्रक्चर पेश करो। जहां तक मैं समझता हूं, मुझे याद है कि वो मामला अभी भी पेंडिंग है, अभी भी स्ट्रक्चर पेश नहीं हो पाया। लेकिन ये जो कंपनियां हैं जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, इनका क्या दोष है भाई? आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उनके पेमेंट नहीं कर रहे। आप जब उसको वेवर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम कर्ज माफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजली माफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पानी माफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम ये फ्री कर देंगे। आपने कानून बनाकर वो फ्री तो कर दिया, कंपनी की बिजली जलती रही। अब कंपनी कह रही है मेरा पैसा, तो कह रहे हैं कि पैसा तो है ही नहीं, केंद्र देगा तब लाएंगे, फलाने देंगे तब लाएंगे, केंद्र हमको बोरिंग नहीं करने दे रहा है। तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि ये कब तक चलेगा, आप देश को गर्त में क्यों ले जा रहे हो। बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही, आप देश को गर्त में क्यों ले जा रहे हो, आप देश को क्यों समाप्त करने पर तुले हुए हो, आप देश के स्ट्रक्चर को क्यों नहीं सही करते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम क्यों नहीं करते, आमदनी के सोर्स क्यों नहीं बढ़ाते, आप कुछ काम क्यों नहीं करते। आपकी सरकारें घाटे में चल रही हैं, आप कर्जा ले लेके फ्रीवीज बांट रहे हो। आपके पास कोई फार्मूला भी है कि किसकी मदद कर रहे हो? बस खोल दिया खजाना और चुनाव से। और ये मामला उन्होंने ये इस पर जो सबसे गंभीर बात है वो उन्होंने ये कहा कि भाई ये चुनाव के समय पर ही क्यों आता है। सवाल ये है कि ये सारी चीजें चुनाव के समय पर ही क्यों आती। किसी प्रकार का लाभ हो, वो महिला समृद्धि के नाम से हो, वो किसान के नाम से हो, वो बलवान के नाम से हो, वो फार्मर, किसी के भी नाम से हो, पढ़ाई के नाम से, एजुकेशन, बच्चे बूढ़े, किसी के नाम से कोई भी योजना हो, आपकी योजना चुनाव से पहले ही क्यों कैश ट्रांसफर होता है। अब कैश ट्रांसफर पहले से होता है तो फिर आप ये इनका कर्जा क्यों नहीं देते पहले। चीफ जस्टिस ने बाद में कहा कि हम ऑलरेडी सीज कर चुके हैं, फ्रीवीज का जो मामला है वो ऑलरेडी सीज कर चुके हैं उसकी पिटीशंस को, इसको भी उसके साथ ही अटैच करते हैं और फिर फ्रीवीज पर सुनवाई करेंगे। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जब कहा कि हमारा पैसा साहब पहले दिलवा दीजिए, तो नोटिस गया है। क्या राज्य सरकार करेगी, क्या उस पर जवाब देगी, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक अच्छा खासा भाषण देकर, एक अच्छी खासी इमेज बनाकर चीफ जस्टिस ने राष्ट्र प्रथम सोचते हुए, राष्ट्र का आफ्टर ऑल डेवलपमेंट ध्यान में रखते हुए और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज जो कहा, उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया और हड़काया राज्य सरकार को, मैं समझता हूं कि ऐसा पहले चीफ जस्टिसों ने कभी नहीं किया। अभी वो कुछ कहते तो थे, लेकिन एक विजन के साथ, एक बड़े परिदृश्य में कोई बात कही जाए कि भाई भारतीयता को, कल उन्होंने एक पिटीशन में कहा था भारतीयता स्वीकार करिए, जजेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया था, भारतीयता स्वीकार करिए, भारतीय स्ट्रक्चर के अनुसार, भारतीय माहौल के अनुसार क्यों विदेशियों को फॉलो करते हैं, क्यों विदेशियों की कॉपी करते हैं, क्यों विदेशी कानून यहां लगाते हैं, क्या जरूरत है तुमको, सब कुछ हमारे पास है, हम भारत हैं, भारत भारत की तरह चलना चाहिए, भारत विदेशों की तरह नहीं चलना चाहिए। कल भी उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने कहा कि भारत याद रखे कि भारत का डेवलपमेंट जरूरी है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, इन लोगों की मदद करिए ताकि वो स्वावलंबी हो सकें, आपसे भीख मांगना बंद करें, आपसे मांग करना बंद करें। और ये फ्रीवीज का चक्कर कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इस पर गंभीर चिंताएं लगाते हुए अगली डेट डाल दी। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज जो स्टेटमेंट दिया वो हर एक भारतवासी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि जिसकी आवश्यकता है उसकी मदद की जाए, लेकिन जिसकी आवश्यकता ना हो उसको क्यों मदद की जाए, ये फ्री में क्यों बांटा जाए। और फ्री वीज के चक्कर में आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के चक्कर में फ्री बांटते हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं, कोई पॉलिटिक्स, कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है, ये कैसे चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।